नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कुछ और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। यदि आप CPCT एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं, तो आप हमारी वीडियोस के माध्यम से कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, डॉक्यूमेंट को इसमें स्टोर किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट को इसमें स्टोर किया जा सकता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट मतलब किसी फाइल को इसमें स्टोर किया जा सकता है। यदि हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, कोई फाइल बनाई है, तो हम उसे किस में स्टोर कर सकते हैं? ओनली ड्राइव में, ओनली फोल्डर में, ओनली सब फोल्डर में, या ऑल ऑफ द अबव, मतलब इन सभी में। कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई फाइल आपने बनाई है तो आप उसको कहां पर सेव कर सकते हो? क्या केवल ड्राइव में सेव कर सकते हो? ड्राइव में तो सेव कर सकते हैं। क्या केवल फोल्डर में सेव कर सकते हो? फोल्डर में भी कर सकते हैं, और सब फोल्डर में भी कर सकते हैं। मतलब कोई डॉक्यूमेंट या फाइल यदि हमने बनाया है तो उसको हम ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं, फोल्डर में भी सेव कर सकते हैं, सब फोल्डर में भी सेव कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। इन सभी में हम अपने डॉक्यूमेंट को या फाइल को सेव कर सकते हैं। कंप्यूटर में जो ड्राइव होती है वहां पर डॉक्यूमेंट या फाइल सेव हो सकता है, फोल्डर में हो सकता है, और सब फोल्डर में भी हो सकता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सब फोल्डर क्या होता है? सब फोल्डर एक फोल्डर के अंदर जो फोल्डर बनाया जाता है उसे कहा जाता है सब फोल्डर। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फोल्डर बनाया 1, इसके अंदर हमने एक और फोल्डर बना दिया 2, तो 1 फोल्डर के अंदर जो 2 नाम का फोल्डर बना है उसे कहा जाता है सब फोल्डर। एक फोल्डर के अंदर जो फोल्डर बनता है उसे कहा जाता है सब फोल्डर। तो हम किसी डॉक्यूमेंट को, किसी फाइल को ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं, फोल्डर में भी सेव कर सकते हैं, सब फोल्डर में भी सेव कर सकते हैं। मतलब इन सभी जगह पर हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेज के प्रिंटिंग एरिया से बाहर का रिक्त स्थान ब्लैंक होता है। एक पेज के प्रिंटिंग एरिया से बाहर का रिक्त स्थान ब्लैंक होता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक पेज के प्रिंटिंग एरिया से बाहर का रिक्त स्थान ब्लैंक होता है। ऑप्शन नंबर ए है मार्जिन, ऑप्शन नंबर बी है बॉर्डर, ऑप्शन नंबर सी है अलाइनमेंट, ऑप्शन नंबर डी है रेफरेंस। जब आप कोई पेज बनाते हैं, कोई पेज तैयार करते हैं, तो आप इसमें कुछ टेक्स्ट भी टाइप करते हैं। जब आप टेक्स्ट टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा आपका टेक्स्ट कंप्लीट पेज पर टाइप नहीं होता है, कंप्लीट पेज पर टाइपिंग नहीं होती है। टेक्स्ट के चारों ओर कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ दिया जाता है, कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है, जिसे कहा जाता है मार्जिन। पेज में 4 प्रकार के बेसिक मार्जिन होते हैं, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। पेज पर 4 बेसिक मार्जिन तो होते हैं। ऊपर वाला जो ब्लैंक एरिया होता है यह कहलाता है टॉप मार्जिन, नीचे वाला ब्लैंक एरिया कहलाता है बॉटम मार्जिन, यह होता है लेफ्ट मार्जिन, यह होता है राइट मार्जिन। तो एक पेज के प्रिंटिंग एरिया से बाहर, मतलब जितने एरिया में आपने टेक्स्ट टाइप किया है उसके बाहर जो रिक्त स्थान होता है, जो ब्लैंक एरिया होता है, उसे क्या कहा जाता है? मार्जिन कहा जाता है। एक पेज पर 4 बेसिक मार्जिन तो होते हैं, लेकिन MS वर्ड में एक एक्स्ट्रा मार्जिन होता है बाइंडिंग के लिए। बाइंडिंग के लिए यदि हमें पेज की बाइंडिंग करनी है तो एक स्पेशल मार्जिन होता है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन के द्वारा हम पेज की बाइंडिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ सकते हैं। तो MS वर्ड में या हम किसी सॉफ्टवेयर में जो पेज बनाते हैं उसमें जो ऑल साइड पर पेज पर ब्लैंक एरिया छोड़ा जाता है उसे कहा जाता है मार्जिन। बेसिक 4 मार्जिन होते हैं, टॉप मार्जिन,
बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, लेकिन एक एक्स्ट्रा मार्जिन होता है जो बाइंडिंग के काम में आता है, जिसे कहा जाता है गटर मार्जिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्जिन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक प्रोसेसर वाला कंप्यूटर कहलाता है। एक से अधिक प्रोसेसर वाला कंप्यूटर कहलाता है। यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर लगा दिए जाते हैं तो वह कौन सा कंप्यूटर कहलाता है। प्रोसेसर मतलब सीपीयू, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, दिमाग होता है। प्रोसेसर का मतलब क्या है, सीपीयू। हमारे कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसे प्रोसेसर कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, दिमाग होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक से अधिक प्रोसेसर वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है। यूनी प्रोसेसर, मल्टी थ्रेडेड, मल्टी प्रोसेसर या यूनिक प्रोसेसर। जब एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर लगा दिए जाते हैं तो वह कहलाता है मल्टी प्रोसेसर। मल्टी मतलब कई, मल्टी मतलब कई प्रोसेसर, एक से अधिक प्रोसेसर लगा दिए जाते हैं या एक से अधिक प्रोसेसर लगा दिए जाते हैं तो वह कंप्यूटर कहलाता है मल्टी प्रोसेसर। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। ऐसा कंप्यूटर जिसमें केवल एक ही प्रोसेसर लगा होता है उसे कहा जाता है यूनी प्रोसेसर। यूनी, यदि सिंगल प्रोसेसर है तो वह कंप्यूटर कहलाएगा यूनी प्रोसेसर, और यदि एक से अधिक प्रोसेसर हैं तो वह बन जाता है मल्टी प्रोसेसर। प्रोसेसर मतलब सीपीयू, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, जो कि कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मल्टी प्रोसेसर। एक से अधिक प्रोसेसर वाला कंप्यूटर मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर कहलाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में आरटीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में आरटीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है। यह क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में आरटीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेन सॉफ्टवेयर होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है, मतलब ऑन नहीं हो सकता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में आरटीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरटीओएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, आरटीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऐसा कंप्यूटर, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, एक फिक्स टाइम में करता है, बहुत ही फास्ट स्पीड में करता है, उसे कहा जाता है रियल टाइम सिस्टम या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो किसी कार्य को निश्चित समय में करता है, बहुत फास्ट स्पीड में करता है, उसे कहा जाता है रियल टाइम सिस्टम या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में आरटीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्लैंक एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक ब्लैंक एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक ब्लैंक एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसी एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हमें यहां पर बताना है। एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन होता है। किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सिंपल स्टेप्स में रिप्रेजेंट करने के लिए एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। एल्गोरिथम क्या होती है, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के स्टेप्स में रिप्रेजेंट कर देना, वह क्या कहलाती है, एल्गोरिथम। और यदि किसी एल्गोरिथम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है तो फ्लो चार्ट का यूज किया जाता है। फ्लो चार्ट का, फ्लो चार्ट क्या होता है, किसी प्रॉब्लम का ग्राफिकल सॉल्यूशन कहलाता है फ्लो चार्ट। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, कोई प्रोग्राम बनाया जाता है, तो वह किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को बनाया जाता है। किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाते हैं। प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर क्या होता है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समूह कहलाता है प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर।
जब हम उसे सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं तो वह बन जाती है एल्गोरिथम, और यदि हम उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वह बन जाता है फ्लो चार्ट। तो एक फ्लो चार्ट एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फ्लो चार्ट एक एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें इन 4 ऑप्शन में किसी एक अलग ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन दिया गया है विषम ज्ञात कीजिए। हमें टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से 3 एक दूसरे से समान है लेकिन एक उनसे अलग है, तो हमें उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो चारों ऑप्शन में से अलग है। यहां पर पहला ऑप्शन दिया गया है जावा, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है सी, यह भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तीसरा ऑप्शन है C++, यह भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो यहां पर जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से विषम या अलग कौन है? लाइनक्स, क्योंकि जावा, सी और C++ यह तीनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, हाई लेवल लैंग्वेज हैं, जबकि लाइनक्स तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहां पे अलग क्या हो जाएगा? विषम क्या हो जाएगा? लाइनक्स। लाइनक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में वर्कशीट के सभी रो और कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए ब्लैंक शॉर्टकट की है। MS एक्सेल में वर्कशीट के सभी रो और कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए ब्लैंक शॉर्टकट की है। यह क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल में जो वर्कशीट होती है, यदि हमें वर्कशीट के सभी रो को और सभी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? आप MS एक्सेल में जो फाइल बनाते हैं, फाइल उसे कहा जाता है वर्कबुक। एक्सेल की फाइल को क्या कहा जाता है? वर्कबुक। और एक्सेल की फाइल में जो पेज होता है उसे कहा जाता है वर्कशीट। एक्सेल की फाइल को कहते हैं वर्कबुक, एक्सेल के पेज को कहते हैं वर्कशीट। एक वर्कशीट मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम का कलेक्शन होती है। एक वर्कशीट में टोटल 10,48,576 रो होती हैं। एक्सेल की एक वर्कशीट में 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। 16,384 कॉलम होते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है यदि हमें सभी रो को और सभी कॉलम को एक साथ सिलेक्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की होगी? वह होती है Ctrl+A। Ctrl+A मतलब सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+A। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में यदि हमें कंप्लीट फाइल को, कंप्लीट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना होता है तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+A, जो कि सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। Ctrl+A से हम एक्सेल में सभी रो और कॉलम को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं MS एक्सेल पर। यह हमारा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने एक वर्कशीट यहां पर ओपन करी है। यदि हमें इस वर्कशीट के सभी रो और कॉलम को एक साथ सिलेक्ट करना है तो हम Ctrl+A को प्रेस करते हैं। Ctrl+A से कंप्लीट वर्कशीट सिलेक्ट हो जाती है, मतलब सभी रो और कॉलम सिलेक्ट हो जाते हैं। आप यह काम यहां पर इस पॉइंट पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। रो और कॉलम के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर यह जो पॉइंट दिया जाता है इस पर क्लिक करके भी हम कंप्लीट वर्कशीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो फाइल्स ब्लैंक फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। वीडियो फाइल्स ब्लैंक फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। यह क्वेश्चन फाइल फॉर्मेट से या एक्सटेंशन से संबंधित है। यह क्वेश्चन फाइल फॉर्मेट से या एक्सटेंशन से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वीडियो फाइल्स ब्लैंक फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। यह क्वेश्चन फाइल फॉर्मेट या एक्सटेंशन से संबंधित है। हमें यहां पर बताना है किसी वीडियो फाइल का फॉर्मेट क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है AVI, दूसरा ऑप्शन है JPEG, ऑप्शन नंबर सी है PNG, ऑप्शन नंबर डी है PDF।
जो वीडियो फाइल होती हैं उनका एक्सटेंशन निम्न में से क्या हो सकता है। वीडियो फाइल यहां पर ABI फॉर्मेट में हो सकती है। ABI का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ऑडियो वीडियो इंटरलीव यह एक फाइल फॉर्मेट है, यह एक एक्सटेंशन है जो कि वीडियो फाइल के साथ यूज किया जाता है। ABI फॉर्मेट में वीडियो फाइल हो सकती हैं। ABI का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑडियो वीडियो इंटरलीव। तो वीडियो फाइल के लिए .ABI फॉर्मेट का यूज किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पर आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? JPEG का जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। PNG का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ABI। वीडियो फाइल्स .ABI फॉर्मेट में उपलब्ध होती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक स्प्रेडशीट को क्रिएट और फॉर्मेट करने के लिए उपयोग होने वाला टूल है। ब्लैंक स्प्रेडशीट को क्रिएट और फॉर्मेट करने के लिए उपयोग होने वाला टूल है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ब्लैंक स्प्रेडशीट को क्रिएट और फॉर्मेट करने के लिए उपयोग होने वाला टूल है। निम्न में से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे हम स्प्रेडशीट बनाने के लिए और स्प्रेडशीट की फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है एडोब फोटोशॉप, ऑप्शन नंबर बी है MS पावर पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी है MS एक्सेल, ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो जो ऑप्शन नंबर ए है यह तो एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप में हम इमेज की एडिटिंग करते हैं। MS पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, MS एक्सेल। MS एक्सेल स्प्रेडशीट को बनाने की और फॉर्मेटिंग करने की सुविधा प्रदान करता है। MS एक्सेल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। स्प्रेडशीट का मतलब क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो रो और कॉलम में डेटा को अरेंज करने की सुविधा प्रदान करता है। तो MS एक्सेल में हम स्प्रेडशीट बना सकते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। MS एक्सेल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, MS एक्सेल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम किसी फाइल को केवल डिलीट की का उपयोग कर डिलीट करते हैं तब फाइल ब्लैंक में चली जाती है। जब हम किसी फाइल को केवल डिलीट की का उपयोग कर डिलीट करते हैं तब फाइल ब्लैंक में चली जाती है। बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। जब आप अपने कंप्यूटर से किसी फाइल को, किसी फोल्डर को, किसी आइकन को डिलीट करते हो तो वह कहां चला जाता है? माय कंप्यूटर में, रिसाइकिल बिन में, डाउनलोड फोल्डर में या रिसेंट प्लेस में। जब भी हम अपने कंप्यूटर से किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं और केवल डिलीट की से, तो वह रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाता है। रिसाइकिल बिन में, रिसाइकिल बिन क्या है? रिसाइकिल बिन एक ऐसी लोकेशन है जो कंप्यूटर से डिलीट होने वाले ऑब्जेक्ट को स्टोर करती है। रिसाइकिल बिन में वह ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाते हैं जिनको हम कंप्यूटर से डिलीट करते हैं। आपको यहां पर एक क्वेश्चन और तैयार करना है। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, परमानेंट मतलब वह ऑब्जेक्ट रिसाइकिल बिन में ना जाए, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट। यदि आप नॉर्मल डिलीट की से किसी चीज को डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकिल बिन में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन यदि आप शिफ्ट प्लस डिलीट से किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं तो वह परमानेंट डिलीट हो जाता है। यहां पर हमने 2 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यदि हम किसी फाइल को केवल डिलीट की का उपयोग करके डिलीट करेंगे तब वह फाइल रिसाइकिल बिन में चली जाएगी, और यदि हम फाइल को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, मतलब हमारी फाइल रिसाइकिल बिन में ना जाए, तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में वर्कशीट डेटा का
पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या है? एमएस एक्सेल में वर्कशीट डेटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या है? दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एमएस एक्सेल की वर्कशीट के डेटा को पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करता है? पिक्टोरियल मतलब ग्राफिक्स में, चित्रों में रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर ए है चार्ट, ऑप्शन नंबर बी है क्लिप आर्ट, ऑप्शन नंबर सी है वर्ड आर्ट, ऑप्शन नंबर डी है फ्रीज। यह क्वेश्चन चार्ट टॉपिक से संबंधित है। चार्ट, आप एक्सेल में जो भी डेटा तैयार करते हैं, जो भी टेबल बनाते हैं, यदि आपको टेबल के डेटा को पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करना है, मतलब पिक्चर के रूप में, ग्राफ के रूप में, ग्राफिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो चार्ट ऑप्शन का यूज किया जाता है। चार्ट, जो कि सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि चार्ट टॉपिक से हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या कहलाता है। एक्सेल में हमने जो डेटा तैयार किया है, यदि हमें उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, चित्रात्मक उसको दर्शाना है, तो हम किसका यूज करते हैं? चार्ट का। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि टेबल के डेटा को ग्राफ में कौन रिप्रेजेंट करता है? वह होता है चार्ट। और चार्ट ऑप्शन एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इंसर्ट टैब में यदि आपको एक्सेल में चार्ट बनाना है तो आप इंसर्ट टैब से चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। चार्ट बनाने की 2 शॉर्टकट की होती हैं। एक होती है F11। F11 शॉर्टकट की से हम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। जब आप F11 की से चार्ट क्रिएट करेंगे तो आपका चार्ट एक नई वर्कशीट पर क्रिएट होता है। मतलब यह हमारी वह वर्कशीट है जिस पर हमने टेबल बनाई है। इस टेबल के डेटा का हमने चार्ट बनाया F11 की से। यह चार्ट एक नई वर्कशीट पर बनेगा। आप F11 से यदि चार्ट क्रिएट करेंगे तो आपका चार्ट एक नई वर्कशीट पर बनेगा और टेबल आपकी अलग वर्कशीट पर होगी। मतलब कितनी वर्कशीट बन जाएंगी? 2। एक वर्कशीट वह हो जाएगी जिस पर आपकी टेबल बनी है, एक वर्कशीट वह हो जाएगी जिस पर आपका चार्ट बनकर तैयार होगा। यदि आप एमएस एक्सेल में Alt+F1 से चार्ट बनाते हैं तो आपका चार्ट उसी सेम वर्कशीट पर बनेगा जिस पर आपकी टेबल बनी है। इसी वर्कशीट पर आपकी टेबल रहेगी, इसी वर्कशीट पर आपका चार्ट बन जाएगा और इस चार्ट को बोला जाता है एम्बेडेड चार्ट। एम्बेडेड चार्ट कौन सा होता है? जो उसी वर्कशीट पर बनता है जिस वर्कशीट पर हमारी टेबल बनी होती है। F11 से चार्ट बनाने पर चार्ट एक नई वर्कशीट पर बनता है, जबकि Alt+F1 से चार्ट बनाने पर चार्ट सेम वर्कशीट पर बन जाता है। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। एमएस एक्सेल में चार्ट का डिफॉल्ट टाइप क्या होता है? चार्ट का डिफॉल्ट टाइप होता है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट एमएस एक्सेल में चार्ट का डिफॉल्ट टाइप होता है। तो यहां पर हमने चार्ट से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन समझे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्ट। एमएस एक्सेल में वर्कशीट डेटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन चार्ट होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा रखने की प्रक्रिया ब्लैंक कहलाती है। एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा रखने की प्रक्रिया ब्लैंक कहलाती है। जब आप किसी स्टोरेज लोकेशन मतलब किसी डिस्क में, किसी ड्राइव में डेटा को रखते हैं, मतलब डेटा को स्टोर करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एमएस वर्ड पर कोई फाइल बनाई और उस फाइल को आप हार्ड डिस्क में सेव कर रहे हैं। हार्ड डिस्क में सेव कर रहे हैं मतलब डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यहां पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। जब आप किसी स्टोरेज लोकेशन में डेटा को रखते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, तो उसे कहा जाता है राइटिंग। डेटा की राइटिंग करनी होती है। डेटा को मेमोरी में रखने के लिए, डेटा को स्टोरेज में स्टोर करने के लिए डेटा राइटिंग की जाती है और स्टोरेज से डेटा को प्राप्त करने के लिए रीडिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। रीडिंग, किसी मेमोरी में, किसी स्टोरेज लोकेशन में रखे हुए डेटा को प्राप्त करने के लिए हमें डेटा की रीडिंग करनी होती है। और जब हम किसी स्टोरेज लोकेशन में डेटा को रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो डेटा की राइटिंग करनी होती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राइटिंग। एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा रखने की प्रक्रिया राइटिंग कहलाती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
HTML का उपयोग ब्लैंक के निर्माण के लिए किया जाता है। HTML का उपयोग ब्लैंक के निर्माण के लिए किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है HTML का उपयोग ब्लैंक को बनाने के लिए या ब्लैंक को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। बहुत ही बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML के द्वारा वेब पेज बनाए जाते हैं। वेब पेज, वेब पेज मतलब किसी वेबसाइट का पेज, जिसे HTML डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML के द्वारा वेब पेज बनाए जाते हैं, जिसे HTML डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। HTML में जो वेब पेज बनते हैं उनका एक्सटेंशन होता है .htm या .html। .htm या .html एक्सटेंशन हो सकता है इसका। और HTML को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। HTML को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। HTML का उपयोग वेब पेज के निर्माण के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एप्पल कंपनी के द्वारा रिलीज्ड किया गया एक वेब ब्राउजर है। ब्लैंक एप्पल कंपनी के द्वारा रिलीज किया गया एक वेब ब्राउजर है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एप्पल कंपनी के द्वारा किस वेब ब्राउजर को जारी किया गया है, या एप्पल कंपनी के द्वारा किस वेब ब्राउजर को बनाया गया है। एप्पल कंपनी के द्वारा सफारी नाम का वेब ब्राउजर बनाया गया है। सफारी, एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउजर कौन सा है? सफारी। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो किसी वेब पेज को, किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। वेब ब्राउजर कई प्रकार के होते हैं, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, यह सभी वेब ब्राउजर हैं। और एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउजर कौन सा है? सफारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक MS एक्सेल में रेंज का एक एग्जाम्पल है। ब्लैंक MS एक्सेल में रेंज का एक एग्जाम्पल है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है ब्लैंक MS एक्सेल में रेंज का एक एग्जाम्पल है। रेंज क्या होती है? रेंज, आप MS एक्सेल में जो वर्कशीट बनाते हैं, जो टेबल बनाते हैं, वह मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। एक वर्कशीट में मल्टीपल रो होती हैं, मल्टीपल कॉलम होते हैं। रो और कॉलम को मिलाकर वर्कशीट बनी होती है। जब एक रो और एक कॉलम इंटरसेक्ट करता है तो एक सेल क्रिएट होता है। जब एक रो और एक कॉलम इंटरसेक्ट करता है तो एक सेल क्रिएट होता है। एक सेल को सेल कहा जाता है, लेकिन जब मल्टीपल सेल एक साथ यूज किए जाते हैं तो उसे कहा जाता है रेंज। रेंज क्या होती है? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सेल्स। बहुत सारे सेल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है। तो हमसे पूछा गया है MS एक्सेल में रेंज का एक एग्जाम्पल है। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। MS एक्सेल में रेंज को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? MS एक्सेल में रेंज के लिए कॉलन सिंबल का यूज किया जाता है। कॉलन सिंबल, कॉलन सिंबल के द्वारा रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर बी में रेंज का यूज किया गया है। रेंज मतलब कॉलन। तो यहां पर जो आंसर होगा भाई क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। MS एक्सेल में रेंज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? A1 सेल से लेकर A10 तक। यहां पर 10 सेल को सिलेक्ट किया गया है, A1 सेल से लेकर A10 तक। और रेंज के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? कॉलन। डैश से तो रेंज यूज नहीं होती है, 2 से भी नहीं होती है। यहां पर भी डैश लगाया गया है, केवल कॉलन यहां पर लगाया गया है। और रेंज के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? कॉलन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह MS एक्सेल में एक रेंज का एग्जाम्पल है और रेंज के लिए कॉलन सिंबल का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक एक्टिव सेल होती है? MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक एक्टिव सेल होती है? MS एक्सेल से एक और क्वेश्चन पूछा गया है।
एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक एक्टिव सेल होती है। हमने पिछले क्वेश्चन में ही समझा था सेल क्या होता है। सेल क्या होता है? एक रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। जब एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं तो सेल क्रिएट होता है। हमसे पूछा गया है एक्टिव सेल कौन सा होता है। एक्टिव सेल वह सेल होता है जो सेल अभी सिलेक्ट होता है, जिस सेल पर हमारा कर्सर होता है उसे कहा जाता है एक्टिव सेल, मतलब करंट सेल। जो सेल अभी हमने सिलेक्ट किया होता है या जिस सेल पे हमारा कर्सर होता है वह कौन सा सेल कहलाता है? करंट सेल या एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का मतलब क्या है? अभी हम जो भी वर्क करेंगे वह इसी सेल पर होगा। यदि हम डेटा को टाइप करेंगे, डेटा को डिलीट करेंगे तो उसी सेल पर होगा जो सेल अभी हमने सिलेक्ट करके रखा है। जो हमारा करंट सेल है उसे ही कहा जाता है एक्टिव सेल। तो एमएस एक्सेल में जो अभी सिलेक्टेड सेल है, जो हमारा करंट सेल है, जिस सेल पर हमारा कर्सर है उसे ही कहा जाता है एक्टिव सेल। एक क्वेश्चन और आपको तैयार करना है। एक्टिव सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में शो होता है। एक्सेल में जो भी आपका एक्टिव सेल होता है उसका एड्रेस कहां शो होता है? नेम बॉक्स में। एक्सेल में हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। करंट सेल का एड्रेस कहां शो होता है? नेम बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एक्सेल पर। एक्सेल की वर्कशीट में मल्टीपल सेल होते हैं। यह बॉक्स क्या कहलाता है? सेल। जिस सेल पर हमारा कर्सर होता है वही कहलाता है एक्टिव सेल, करंट सेल। यदि हम यहां पर कोई भी डेटा भरेंगे तो उसी सेल पर भरेगा जिस सेल पर हमारा कर्सर है। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है और आपका जो भी करंट सेल है, जो भी एक्टिव सेल है, उसका एड्रेस शो होता है नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स क्या शो करता है? करंट सेल के एड्रेस को। आप देख सकते हैं हमारा कर्सर अभी कहां रखा है? C3 सेल पर। तो C3 सेल का एड्रेस कहां शो हो रहा है? नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स करंट सेल के या एक्टिव सेल के एड्रेस को शो करता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या हार्डवेयर नहीं है? निम्न में से क्या हार्डवेयर नहीं है? हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है दिए गए ऑप्शन में से क्या हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर कुछ फिजिकल डिवाइसेस होती हैं। हार्डवेयर कुछ फिजिकल डिवाइसेस होती हैं। हमसे पूछा गया है निम्न में से क्या हार्डवेयर नहीं है? माइक्रो प्रोसेसर चिप। माइक्रो प्रोसेसर चिप तो एक हार्डवेयर है। माइक्रो प्रोसेसर, प्रिंटर भी एक हार्डवेयर है, माउस भी एक हार्डवेयर है, लेकिन जावा हार्डवेयर नहीं है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, जावा। जावा हार्डवेयर नहीं है, जावा सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है और जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्यूमेंट में प्रिंटिंग के लिए पेज रेंज को सिलेक्ट करने हेतु किस स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है? एक डॉक्यूमेंट में प्रिंटिंग के लिए पेज रेंज को सिलेक्ट करने हेतु किस स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन प्रिंटिंग से संबंधित है। एक डॉक्यूमेंट में प्रिंटिंग के लिए पेज रेंज को सिलेक्ट करने हेतु किस स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है? पेज रेंज हमें देनी है। पेज रेंज आपने यदि कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, कोई फाइल बनाई है, फॉर एग्जाम्पल आपने उसमें 100 पेज टाइप किए हैं। आपने एक डॉक्यूमेंट या एक फाइल बनाई है जिसमें आपने 100 पेज टाइप करे हैं। अब आपको मान लो पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 10 तक का प्रिंट आउट निकालना है। पेज की एक रेंज प्रिंट करनी है। तो आपको 1 और 10 के बीच में कौन सा स्पेशल कैरेक्टर लगाना होगा? आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें मल्टीपल पेज हैं और आपको पेज की एक रेंज सेट करनी है कि यहां से यहां तक का हमें प्रिंट आउट निकालना है। ऐसी कंडीशन में आपको पेज रेंज में हाइपन का यूज करना होता है। हाइपन का यहां पर यदि हमें 1 से लेकर 10 तक के पेज प्रिंट करने हैं तो हमें रेंज देनी होगी 1-। इसका मतलब क्या होगा? पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 10 तक के जितने भी पेज हैं वह प्रिंट हो जाएंगे। प्रिंट आउट निकालते समय पेज की रेंज के लिए हाइपन सिंबल का यूज किया जाता है, जो कि माइनस सिंबल होता है। माइनस को हाइपन कहा जाता है यहां पर, जिससे हम पेज की रेंज सेट कर सकते हैं। तो प्रिंटिंग करते समय, प्रिंट आउट निकालते समय यदि हमें मल्टीपल पेज की एक रेंज देनी होती है
तो पेज नंबर के साथ हमें हाइपन सिंबल का यूज करना होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रिंटिंग क्या है? प्रिंटिंग का मतलब है किसी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्राप्त करना। प्रिंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P, और जब हमें पेज की रेंज देनी होती है तो उसके लिए हमें हाइपन कैरेक्टर का या हाइपन सिंबल का यूज करना होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है? कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है? बहुत ही बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि हमें कंप्यूटर को बूट करना है तो कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी? कंप्यूटर को बूट करने का मतलब क्या है? कंप्यूटर को ऑन करना। यदि हमें कंप्यूटर को बूट करना है मतलब कंप्यूटर को ऑन करना, और कंप्यूटर को ऑन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं मतलब कंप्यूटर को बूट करते हैं। कंप्यूटर को ऑन करना ही कहलाता है कंप्यूटर को बूट करना। कंप्यूटर को बूट करने पर मतलब ऑन करने पर एक बूटिंग प्रोसेस रन होती है, और बूटिंग प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। जब हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं मतलब बूट करते हैं तो एक बूटिंग प्रोसेस रन होती है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। इसीलिए कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो हमारा कंप्यूटर बूट नहीं होगा मतलब ऑन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटी का पूर्ण रूप क्या है? आईटी का पूर्ण रूप क्या है? मतलब आईटी का हमें फुल फॉर्म बताना है, क्या है? यह बहुत ही बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का पूर्ण रूप या आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।